दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा बन सकते हैं। बंधुओं, में पूरे सीरीज में आपके साथ बात कर रहा हूं जन्म कुंडली के विशेष पहलुओं पर। जन्म कुंडली यानी लग्नेश का जो मालिक है, यानी फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, वो आपकी कुंडली में कहां बैठा है, लग्नेश के फल को लेकर, धनेश के फल को लेकर, इसी प्रकार से कुंडली के समस्त भाव के अधिपति कहां कहां किस भाव पर बैठे हैं और उसका क्या शुभाशुभ फल और परिणाम रहेगा, उसको लेकर मैं आपके साथ लगातार चर्चा कर रहा हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि द्वादश का, यानी द्वादश का जो मालिक है, यानी द्वादश भाव का जो अधिपति है, वो आपकी कुंडली में कहां बैठा हुआ है और उसका क्या फल रहेगा। विस्तार से इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव यानी आपके खर्च का भाव होता है। खर्च कब होगा? जब आमदनी होगी। स्थिति क्या रहेगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे सविस्तार। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि समय समय पर अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस आपको प्राप्त होते रहे। पिछली वीडियोस जो कि लग्न का बहुत महत्वपूर्ण था, भाग्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैंने की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। यूं तो जब भी हम जन्म कुंडली के अंदर किसी भी भाव, किसी भी योग, किसी भी दुर्योग की चर्चा करते हैं तो उनका अलग अलग भाव पर बैठना, अलग अलग स्थितियों पर बैठना अलग अलग रूप से फल कथन को स्थित करता है। लेकिन सामान्य रूप से मैं जो चर्चा आपके साथ करने वाला हूं वो मान सागरी के आधार पर करने वाला हूं कि मान सागरी क्या कहती है कि आपका द्वादशीश 12th लॉर्ड कहां बैठा हो और क्या फल उसका रहेगा। दर्शकों, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। व्यक्तिगत कोई आपका प्रश्न होता है, वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं समय अनुसार आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन व्यक्तिगत कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली आप बनाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मैच मिलान करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझे हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके समय लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारी जो नीचे लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर भी व्हाट्सएप पर आप समय ले सकते हैं और वहां उस माध्यम से भी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब हम लोग द्वादशीश यानी द्वादश भाव पर चर्चा करते हैं, यानी खर्च के भाव पर चर्चा करते हैं, तो ये जीवन में खर्च कब होगा, कहां होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। खर्च तो आमदनी है, धन आया, खर्च के लिए आया, लेकिन हो कहां रहा है खर्च? द्वादशीश कहां कहां बैठ रहे हैं? खर्च का भाव है, बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है। भाई, आमदनी महत्वपूर्ण है लेकिन खर्चा भी तो महत्वपूर्ण है। खर्च कहीं कोर्ट में तो नहीं हो रहा है, अदालती कार्रवाई में सारा पैसा तो नहीं चला जा रहा है, दवाई में तो नहीं जा रहा है, शत्रु पक्ष को शांत करने में। ये अलग अलग बहुत विस्तार से चर्चा हो, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि लग्नेश फर्स्ट हाउस में बैठे तो क्या फल, द्वादशीश फर्स्ट हाउस में बैठे तो क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मानसागरी यहां पर कह रही है कि व्ययेश द्वादशीश, व्ययेश जो है द्वादश भाव के अंदर में से यदि लग्न में बैठ जाता है तो व्यक्ति विदेश में रहता है। समझ रहे हैं? उसका खर्च जो है विदेश में रहकर होता है। आमदनी के स्रोत विदेशों में रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रिय वक्ता, प्रिय धर्मनिष्ठ और अपने जो है सुंदर व्यक्तित्व के लिए ऐसा व्यक्ति धनागम के लिए विदेश जाता है, खर्च भी वहां पर करता है। नीच व्यक्तियों के संग से ऐसे व्यक्ति दोषी हो जाते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी संघ का यहां पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजन्म अविवाहित रहकर भी ऐसे व्यक्ति जीवन काट सकते हैं, ये यहां पर जो है लिखा हुआ है। अगर व्ययेश जो है धन भाव में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति धनागम तो बहुत करता है लेकिन कृपण भी बहुत होता है। कंजूसी की पराकाष्ठा ऐसे लोग कह सकते हैं। धन पर्याप्त है लेकिन कृपणता ऐसे लोगों में होती है। कटुभाषिता भी ऐसे लोगों में देखी जाती है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति निंदक, परनिंदक भी ऐसे लोगों के अंदर गुण होता है। लेकिन यह देखना परम आवश्यक है कि वो ग्रह कौन सा है जो आपके स्वभाव को विपरीत बना रहा है। सबके लिए नियम लागू नहीं होगा, इसको देखना यहां पर आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं चोर भय, अग्नि भय का भी भय बना रहता है। अगर वो मंगल है, राहु के साथ बैठा हुआ है, दुर्घटनाओं जनित योग भी यहां पर बना सकता है।
एक्सीडेंट के खतरे यहाँ पर बढ़ाएंगे। और कई बार तो ऐसे लोग जीवन काल में दुर्घटनाओं के शिकार होते होते ही फिर अंत में भी दुर्घटना में ही चले जाते हैं। अगर हम बात करें कि द्वादशेश तृतीय भाव में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति क्रूर तो होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति साथ साथ में अगर पाप ग्रह हो यहाँ पर हो तो पहले तो बंधुहीन कर देगा, मित्रहीन बना देगा, इष्ट मित्रों से दूर कर देगा, उनके बीच में कलह पैदा कर देगा, आपस में एक दूसरे के प्रति जो है विक्षेप उत्पन्न कर देगा। लेकिन वहीं शुभ ग्रह तो इसके विपरीत इसका परिणाम रहेगा और व्यक्ति धनवान भी इसमें होता है और थोड़े कुटुंब और सहोद परिवार के साथ ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये बात अलग है कि कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को घर से बाहर अपने पारिवारिक जनों से पृथक भी रहना पड़ता है। चतुर्थ भाव में अगर बैठ जाए ऐसे व्यक्ति रोगी हो सकते हैं, कृपण देखे जाते हैं, कंजूसी, सुकर्मा और पुत्र को जो है अच्छे से भरण पोषण करने के बाद भी पुत्रों का सुख ऐसे लोग नहीं ले पाते हैं, उनसे विपरीत इनका आचरण रहता है, विपरीत परिणाम ऐसे लोगों को भोगना पड़ता है और दुखमय ऐसा व्यक्ति का जीवन हो सकता है। इसके साथ ही अगर पंचम भाव में द्वादशेश बैठता है और वो अगर पाप ग्रह है तो संतानहीन भी बना सकता है। शुभ ग्रह तो इससे विपरीत होगा, वो पुत्रवान होगा, पिता के धन का उपभोग करने वाला होगा, पिता पुत्र के संबंध अच्छे स्थापित होंगे, सामर्थ्य भी ऐसे लोगों में अच्छा यहां पर देखा जाएगा, लेकिन पुत्र हो सकता है कि सामर्थ्यहीन हो जाए। तो ये स्थिति यहां पर द्वादशेश जाकर बनाता है। अगर जो है द्वादशेश षष्ठ भाव में यदि जाकर बैठता है, छठे भाव में बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति कृपण होते हैं, नेत्र का रोग ऐसे लोगों को हो सकता है। साथ ही साथ द्वादशेश षष्ठ में जाने से व्यक्ति को बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के दुख, लेकिन बाद में उनको सुख की प्राप्ति होती है। ऋण और खर्च से जो है ऐसे लोग परेशान हो सकते हैं। अगर द्वादशेश सातवें स्थान पर बैठ जाए, यानी खर्च का अधिपति सप्तम स्थान पर जाकर बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को दुष्चरित्र वाली स्त्री या दुष्चरित्र वाला पुरुष उसके पार्टनर के रूप में मिल सकता है। वहां पर भी मैंने कहा सिचुएशन को देखना बहुत जरूरी है, कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा है। नियम सब पर एक जैसा लागू नहीं होता, एक जैसा उसका फल नहीं होता है। वह जन्म कुंडली के अलग अलग उन पर्टिकुलर उस भाव पर भी जाकर हमें उस पर चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और इसी से संबंधित फील्ड में काम करते हैं। इसी के साथ देखा जाए तो वह अपनी स्त्री के द्वारा कहीं ना कहीं धन संपत्ति को भी अर्जित कर लेते हैं। और एक खास बात जो यहां पर लिखा हुआ है कि वह अगर यह पाप ग्रह यहां पर आकर के बैठता है तो वह अपनी स्त्री के द्वारा उसकी हत्या हो सकती है अंतिम, और या फिर शुभ ग्रह वहां पर हो तो का वैश्य के द्वारा वह मृत्यु प्राप्त करता है। अब ये बड़ा संवेदनशील पॉइंट है, समझ गए। ये मानसागरी की व्याख्या यहां पर है कि अगर यह द्वादशेश सातवें स्थान पर इस प्रकार से बैठा हो, पाप ग्रह हो तो वह अपनी स्त्री के द्वारा और शुभ ग्रह हो तो वैश्या के द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है। थोड़ा रिसर्च का विषय भी हो सकता है और प्रतिष्ठित पुस्तक का लेख है, इस हिसाब से इसको विचार करना भी आवश्यक हो जाता है। व्यय इस अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं उद्योगहीन हो जाता है। कितना बड़ा व्यापार जमा, कितना बड़ा उद्योग है, पिता का किया हुआ है, लेकिन अपने आप ये उद्योगहीन विहीन हो जाता है, उससे विहीन हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे पाता, परिस्थितियां प्रतिकूल होती चली जाती है। साथ ही साथ ऐसे लोग लोगों से द्रोह करते हैं तो उसका भी इनको विपरीत परिणाम भोगना पड़ता है। शुभ ग्रह हो तो वो धन संग्रह करने वाले और पाप ग्रह हो तो वह धन का दुरुपयोग करने वाले होते हैं। व्यय यदि नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति तीर्थाटन बहुत करता है, धर्म कर्म में रुचि रखता है और तीर्थाटन करता है, भाग्य भी इनका साथ देता है और धर्म कर्म में ये लोग अपने हिस्से को बहुत अच्छे तरह से समझदारी और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हैं। और यदि पाप ग्रह हो तो धन को व्यर्थ के कार्यों में, फजूल के कार्यों में खर्च करता है। धन उसका मुकदमा में, कोर्ट में, दवाइयों में, इस प्रकार से यहाँ पर खर्च होने की संभावनाएं प्रकट होती हैं।
द्वादशी कर्म भाव में हो तो वह पर स्त्री से विमुख और पवित्र हृदय, पुत्रमान, धन संग्रह करने वाला और उसकी माता कटु भाषणी होती है। ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से राजद्रोह और राजदंड का भी शिकार होना पड़ता है। अनावश्यक लांछन लग जाना भी ऐसे लोगों के हिस्से में आ जाता है। और द्वादशी लाभ भाव धन भाव के अंदर हो तो व्यक्ति धनवान होता है, उत्तम संसाधन ऐसे व्यक्ति अपने लिए जुटा पाता है और साथ साथ में दाता भी होता है। यानी कि अपने पास है तो अपना ही है, नहीं, देने का कार्य भी करता है ऐसे व्यक्ति। जगत विख्यात, लोक विख्यात भी ऐसे लोग होते हैं। कीर्ति, यश, मान, सम्मान को जो है ये लोग प्राप्त करते हैं और सत्यभावी, वासी और कर्मनिष्ठ ऐसे लोगों के अंदर देखी जा सकती है। कर्मनिष्ठता ऐसे लोग उनके अंदर देखी जाती है और इसीलिए वो विख्यात भी हो जाते हैं। अब द्वादशी का द्वादश भाव में यदि स्थान है, वहां पर वो बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति संपत्तिमान, समझ रहे हैं, द्वादश स्थान में हो तो वहां, क्योंकि वहां का मालिक वहीं पर बैठा हुआ है, संपत्ति को जुड़ाएगा। खर्च भी ऐसे लोग करते हैं, लेकिन आगम के संसाधनों को भी प्रकट करते हैं। कृपणता भी कभी कभी देखी जाती है, लेकिन पशुओं का संहार करने वाला भी ऐसे व्यक्ति होता है। और कभी कभी यह योग, राजयोग अगर कुंडली में कोई और भी बन रहा है तो पूरे क्षेत्र का मालिक, आज के परिवेश में देखा जाए तो राजनीति में अच्छी पकड़ हो सकती है, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी ऐसे लोग हो सकते हैं। इसके लिए हमें कुंडली में मंगल, सूर्य आदि शुभ ग्रहों को भी यहां पर देखना पड़ेगा। पत्रकारिता जगत में एक उच्च नाम और विख्यात नाम भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह जन्म कुंडली के अनेक अनेक भावों में बैठकर यह इस रूप में, इस परिवेश में फल देने का कार्य करेगा। तो दर्शकों, ये था कुंडली के महत्वपूर्ण द्वादश भाव का, द्वादश भावों के अंदर शुभाशुभ फल। व्यक्तिगत जानकारियां आप किसी प्रकार से घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जो लगातार नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर भी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे उसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, समय अनुसार मैं उसका उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।